नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और हम आज फिर कंटेंट एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस पे हम बात करना शुरू करते हैं। हमने अभी तक 3 स्टेप्स या चरण पे बातचीत कर ली है। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस के बारे में बात की कि हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमने कहा कि एक पॉपुलेशन और सैंपल होना बहुत ज़रूरी है। और आज जो है हम एक नए विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने आज तक कभी बात नहीं की है। ये चौथा चरण जो है कंटेंट एनालिसिस का, इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो चौथा चरण जो है वो होता है सेलेक्ट अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस का आप चयन करें। क्योंकि हमने पहले कभी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है इसको सरल तरह से परिभाषित नहीं किया है, हम आज समझ जाते हैं कुछ उदाहरण के साथ कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या कहते हैं। तो देखिए, बड़ा ही सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि दैट विच इज़ स्टडीड इन रिसर्च इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ एनालिसिस। आप जब शोध करते हैं तो आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, उसको अपन यूनिट ऑफ एनालिसिस कहते हैं। किस यूनिट मतलब आप यूनिट आपकी एक पीपल भी हो सकते हैं और सोशल रिसर्च में आपके सोशल रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, पोजीशन भी हो सकती है। एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं तो क्लासरूम भी हो सकती है ना। तो कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है। कंटेंट एनालिसिस में भी कुछ यूनिट ऑफ एनालिसिस होती है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस उस बात पर ध्यान देती कि आप किसका या किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। अब इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सर्वे में हम जनरली आम तौर पर हम पीपल को स्टडी करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है आप सर्वे किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जनरली हम लोग सर्वे में पीपल को स्टडी करते हैं। सोशल रोल्स हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, क्लासरूम हो सकता है जैसे मैंने बताया एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, या किसी और चीज़ में जो है कुछ और यूनिट ऑफ एनालिसिस आपकी हो सकती है। अब सर्वे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण ये है कि आप जानना चाहते हैं कि फैकल्टी ओपिनियन क्या है टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में। आप जानते हैं कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में पैंडेमिक के दौरान पूरी यूनिवर्सिटीज़, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ इस बात पर बल दे रही हैं, ज़ोर दे रही हैं कि पढ़ाई होते रहेगी, मगर विद्यार्थियों को और टीचर्स को कॉलेज या स्कूल आना ज़रूरी नहीं है। घर पर बैठकर वो टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, चाहे वो जूम हो या कुछ और हो जाए, है ना, उसकी द्वारा आपको जो है पढ़ाना है। तो ये अच्छा मौका है रिसर्चर आपको जानने के लिए कि फैकल्टी का ओपिनियन क्या है जब उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि भाई आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ आप जानते हो, अनुभव के आधार पर आप कह सकते हो कि कुछ फैकल्टी बहुत अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती है और कुछ फैकल्टी जो हैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं जानती हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें तो बहुत सी हैं, मगर ये अच्छा एक शोध का विषय बनता है कि व्हाट इज़ द फैकल्टीज़ ओपिनियन of use of technology that institutions and universities and colleges insist that they should use when imparting education to their children or to young people, है ना। कॉलेजेस में जाते हैं तो जो है ना 20-21 साल का लड़का होता है, ठीक है। तो एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय आप और ले लीजिए उसको कि इन सर्वे ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि एसर रिपोर्ट आती है ना, स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट जो है हर साल एसर निकालती है। 2020 की रिपोर्ट भी उसने निकाली है, जो आए समझता जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक रूरल एरिया पे फोकस करती है। तो ऐसे सर्वे में, एसर सर्वे में इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होती है? यहाँ तो टीचर नहीं होती है, यहाँ विद्यार्थी भी नहीं होता है, यहाँ स्कूल होता है। तो इन ए सर्वे ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया द स्कूल विल बी द यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो अब कहना मैं चाहता हूँ कि आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें, शीर्षक को ध्यान से पढ़ें या हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो आपकी ये समझ में आ सकता है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है ना। रिसर्च के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मैं आपको अब कुछ उदाहरण देता हूँ जिसके द्वारा आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। मेरे पास ऐसे 4 उदाहरण हैं और उसके बाद फिर हम कंटेंट एनालिसिस में यूनिट ऑफ एनालिसिस कैसे इस्तेमाल होती है
इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। एक स्लाइड मेरे पास इसके बाद और रहेगी। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस के बारे में, और विशेष रूप से मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि पहले हमने कभी पहले यूनिट ऑफ एनालिसिस पे बात नहीं की। एक उदाहरण ले लीजिए, अंग्रेज़ी में पढ़ देता हूँ, फिर हो सका तो मैं इसका हिंदी में तर्जुमा कर दूँगा। एक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि आर ओल्डर पीपल मोर अफ्रेड ऑफ क्राइम दैन यंगर पीपल? क्या जो 40, 45, 50, 60 साल के व्यक्ति होते हैं उनको क्या क्राइम से ज़्यादा डर लगता है बनस्पत जो है ना ऐसे लोगों से जिनकी उम्र कम है, जो 20, 25, 30 साल के हैं? ये आपका अच्छा एक रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो रहा है। तो इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है इंडिविजुअल से, बड़ा आसान है। इंडिविजुअल से आप व्यक्तियों की स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप उम्र कुछ भी हो मगर व्यक्तियों की स्टडी कर रहे हो, बूढ़े भी हो सकते हैं, वो नौजवान भी हो सकते हैं। इसके लिए इंडिविजुअल इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस है। दूसरा उदाहरण, इसके फिर एक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस है, स्टूडेंट मार्क्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हर क्लास अटेंडेंस, है ना। स्टूडेंट जो है कितना रेगुलर है क्लास में आने के लिए, अटेंडेंस देने के लिए कितना रेगुलर है, वो रोज़ आता है, हर क्लास आपकी अटेंड करता है, तो इसके लिए इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। तो इसमें भी आप देखें कि एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस है। आप स्टूडेंट को देखेंगे, कुछ रोज़ आते हैं, कुछ कभी बंक कर देते हैं, कुछ कभी नहीं आते हैं, ऐसे भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है एक इंडिविजुअल है या स्टूडेंट कह लीजिए, इंडिविजुअल मान के चलते हैं अपन। तीसरा उदाहरण, यहाँ से थोड़ी दिक्कत, मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दे रहा हूँ, इतना स्पष्ट नहीं है, इतना सेल्फ एविडेंट नहीं है कि इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस की, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तीसरा उदाहरण, द ग्रेटर द ग्रोथ ऑफ एयर पैसेंजर ट्रैफिक एट सिटीज़ एयरपोर्ट ग्रेटर द इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ अंग्रेज़ी में मैं, the greater the growth of air passenger traffic at cities airport, the greater the economic growth। अब इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है ना, इस पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस व्यक्ति नहीं है, इसमें व्यक्ति का तो कोई जिक्र भी नहीं है। इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस हुई सिटीज़, शहर जो हैं, ये इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस हुई। तो कभी कभी आपको उसमें सोचना पड़ता है। अब ऐसे एक या दो उदाहरण और देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और आपको ये तय करना पड़ेगा यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। एक और उदाहरण, डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोअर द बर्थ रेट? इस पे काफ़ी अध्ययन हुआ है और लोग कहते हैं कि जैसे जैसे जो है लोग विकसित होते हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, वैसे वैसे उनके बच्चे कम होते हैं, है ना। तो सवाल इसके लिए ये है कि क्या सब जगह लागू होता है? तो इसका सवाल, रिसर्च क्वेश्चन ये है, डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोअर द बर्थ रेट? अब इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? तो इसमें देखिए कहीं जिक्र नहीं है, मगर इसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, ये आपको सोच के बताना पड़ता है इसलिए। और आखिरी उदाहरण ये है, द लॉन्गर द एंगेजमेंट पीरियड द लॉन्गर द मैरिज। ये भी हाइपोथेसिस हो गई। अपने देश में शायद ये पूरी तरह से लागू नहीं होती हो और लगती भी हो कि जितनी आपकी लंबी एंगेजमेंट चलेगी उतना ज़्यादा जो है आपका मैरिज भी चलेगी। तो इसमें आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो कपल्स की हो गई, जोड़ा जो है कपल्स की, इसकी आप डायड जिसे कहते हैं, वो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस इसकी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बड़ा स्पष्ट होता है यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, कभी कभी आपको सोचना पड़ता है। और ये थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस करें, इधर उधर की किताबें देखें, सोशल रिसर्च की किताबें देखें, मार्केटिंग रिसर्च, हर तरह के सोशल रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च हो, मैनेजमेंट रिसर्च हो, इसमें आपकी जो है ना यूनिट ऑफ एनालिसिस का जिक्र आता ही है। कुछ जगह 1-2 पन्नों में आता है, कुछ जगह थोड़ा कम आता है, मगर ये बात सही है कि आपका शोध किस बात की अध्ययन कर रहा है, किस चीज़ पे अध्ययन कर रहा है, क्या व्यक्ति पे कर रहा है, किसी और पे कर रहा है। हमने उदाहरण के तौर देखा, नेशंस हो सकते हैं, कपल्स हो सकते हैं, है ना, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। अब अपन आते हैं कंटेंट एनालिसिस की तरफ। तो कंटेंट एनालिसिस में यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होती है? अब देखिए बड़ा ही स्पष्ट है। अगर आप प्रिंट मीडियम, अखबार या मैगज़ीन का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है एक जो है ना शब्द भी हो सकता है, या एक वाक्य हो सकता है, या एक पैराग्राफ हो सकता है, या पूरी न्यूज़ स्टोरी हो सकती है। 4 तरह की बातें कर रहा हूँ मैं।
श्रीनिवास मेलकोटे का जो मैंने आपको पेपर बताया था, उनका यूनिट ऑफ एनालिसिस थी एक वाक्य था। एक वाक्य को पढ़ो और फिर जिसको उन्होंने कहा था कि एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या है, तो वाक्य को पढ़ो और बताओ ये किसके बारे में बात कर रहा है। सद्दाम हुसैन के बारे में बात कर रहा है, किसी आर्मी के बारे में बात कर रहा है, प्रेसिडेंट बुश के बारे में बात कर रहा है, WMD के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको तय करना पड़ता है हर वाक्य पढ़ने के बाद। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि कंटेंट एनालिसिस बड़ा ही पेन्स टेकिंग, बड़ा ही ऐसा काम है कि आपको एकदम से रगड़ देता है एकदम से। तो ये है कि आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। जनरली जो है यूनिट ऑफ एनालिसिस एक सेंटेंस को लेकर चलते हैं। कभी कभी कुछ पेपर्स मिल जाएंगे जो पूरी स्टोरी होती है। पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि इसका फोकस क्या है, ये सोचना पड़ता है। सेंटेंस का थोड़ा आसान होता है। तो प्रिंटेड वर्ड में जैसे मैंने बताया, यूनिट ऑफ एनालिसिस एक शब्द हो सकता है, एक वाक्य हो सकता है, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है, या पूरी न्यूज़ स्टोरी हो सकती है ना। एक स्टोरी है, न्यूज़ स्टोरी है, छपी है, वो पूरी न्यूज़ स्टोरी भी हो सकती है। अब टेलीविज़न में क्या होता है, टेलीविज़न में भी यूनिट ऑफ एनालिसिस या टेलीविज़न न्यूज़ या कोई भी टेलीविज़न एपिसोड ले लीजिए आप, उसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होता है, कैरेक्टर है ना, एक व्यक्ति है, उसका जो है व्यक्ति को कैसे कैसे बताया जा रहा है, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है। हर एक्ट, ACT, हर एक्ट क्या है, वो भी एक यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है। या पूरा एंटायर प्रोग्राम है, वो यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है। तो इसके लिए आपको इन जो भी यूनिट ऑफ एनालिसिस आप तय करते हैं, इनका ऑपरेशनल डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से जब आप खुद उसकी कंटेंट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। और क्लियर का मतलब ये होता है कि आप शुरुआत करते हैं, फिर आपको एक 2-3 आप स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उसमें कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं या वर्ड पढ़ते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि इसमें थोड़ा बदलना चाहिए। तो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है कभी कभी मंझती चली जाती है जैसे जैसे आप नई नई चीज़ अखबारों में पढ़ते हैं। क्योंकि जब कोई समाचार लिख रहा है या बोल रहा है, वो तो यूनिट ऑफ एनालिसिस नहीं अपने दिमाग में रख रहा है, मगर उसका जब आप शोध करते हैं तो आपको थोड़ा उसको परिवर्तन उसका करते चलना चाहिए। और इसमें आखिरी बात यह है कि क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। जो भी आप ये कहते हैं कि भाई इसको आपको जो है इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया आप तय करते हैं, इसको आपको ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, है ना। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस परिभाषा की याद कीजिए, मैनिफेस्ट कंटेंट की बात हो रही है ना। तो ये मैनिफेस्ट कंटेंट का मतलब ये हुआ कि कंटेंट जो ऑब्जर्वेबल है, एक शब्द है, वो आपको प्रिंटेड दिखना चाहिए अखबार के अंदर, या जब टेलीविज़न पे कोई न्यूज़ आ रही है तो चित्र आपको दिखना चाहिए, वो जब बोल रहा है वो आपको सुनाई देना चाहिए, ये मतलब हुआ इसका। तो ऑब्जर्वेबल जो है इसका होना सही है। तो आज हमने चौथा चरण जो है कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात की है, और जिसको अपन ने कहा है कि सेलेक्ट अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। किस चीज़ का आप अध्ययन करने वाले हैं, व्यक्ति का या किसी और का, उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार।